अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में उम्मे ईमान काज़ी का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल सांसों के इस सफ़र में। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छा लिटरेचर ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं उम्मे ईमान काजी का लिखा हुआ खूबसूरत लेटेस्ट नॉवल सांसों के इस सफर में बाय रज़िया सुल्ताना। अब मेरे अश्क मोहब्बत भी नहीं आपको याद, आप तो अपने ही दामन की नमी भूल गए हैं। अब मुझे कोई दिलाए ना मोहब्बत का यकीन, जो मुझे भूल ना सकते थे वही भूल गए हैं। उसे अब्दुल हनान के कामयाब ऑपरेशन की इत्तला हॉस्पिटल में मिली थी। अब्दुल हनान को जैसे ही ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, उसने जाए नमाज संभाल ली थी, मगर अभी वो चंद नवाफल ही अदा कर पाई थी कि बेहद परेशान सी सुल्ताना ताई अंदर आई थी। युशरा, अपने ताया अजमल को फोन करो, अम्मा जहां की हालत अजीब सी हो रही है। वो मजीद नवाफिल के लिए नीयत बांधने वाली थी, मगर जैसे ही सुल्ताना ताई को देखा फौरन उनकी तरफ मुतवज्जा हुई और उनकी बात सुनते ही बिजली की तेजी से उठकर अजमल को कॉल मिलाई। उसको सूरत हाल बताने के साथ साथ वो सुल्ताना ताई को लेकर कमरे से बाहर निकली। अम्मा जहां की हालत वाकई खराब और मामूल से हट कर थी। उनकी आंखें ऊपर चढ़ी हुई थी, जबकि गले से खरखराहट सी निकल रही थी। एक हाथ भी गले पर था। मैं इनका बीपी चेक करती हूँ। ताई, आप दराज से उनकी दवा निकालें। हाथ में पकड़ा मोबाइल मेज पर रखते हुए उसने अजलत में बीपी ऑपरेटर्स उठाया और सुल्ताना ताई से कहा। वो सर हिलाते हुए आगे भरी। उसी पल हरासा सा अजमल अंदर दाखिल हुआ। क्या हुआ? कैसी हैं अब अम्मा जहां? वो अम्मा जहां के करीब बैठकर उनकी नब्ज चेक करने लगा। बीपी बहुत हाई है भाई, और ये अपने हवास में नहीं है। जल्दी से डॉक्टर को बुलाएं। अभी कुछ देर पहले उनको नाश्ता करवा के दवाई देकर किचन में चली गई थी, फिर वहां से फारिग होकर आई कि आज अच्छी धूप निकली है, इनको बाहर ले जाऊं, मगर ये इसी हालत में मुझे मिली। सुल्ताना ताई अब अजमल को बताने लगी। अजमल उनकी बात सुनते ही कोई नंबर डायल करने लगा था। अम्मा, अम्मा, भाभी, अम्मा जहां को चादर वगैरह पहनाएं, उनको अस्पताल ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर सदीकी शहर से बाहर हैं, संजीदगी से कहता वो बाहर निकल गया। फिर वो दोनों भी अजमल के साथ अम्मा जहां को लेकर हॉस्पिटल आई, जो कि डॉक्टर सदीकी का था। उन्होंने डॉक्टर फारूक को अम्मा जहां के मुतल्लक खुसूसी हदायत जारी कर दी थी कि वो उनकी एक खास मरीज के बेटे थे, सो हॉस्पिटल में उनको खुसूसी प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। इस सारी परेशानी में युशरा अब्दुल हनान का ऑपरेशन भूल बैठी थी। अम्मा जहां को एडमिट कर लिया गया था और उनके टेस्ट वगैरह किए जा रहे थे। जब उसे अब्दुल हनान के ऑपरेशन हो जाने की इतला मिली थी, अभी वो होश में नहीं आया था। अम्मा जहां की हालत, इधर से अब्दुल हनान की फिक्र। वो बेचैनी से कॉरिडोर में टहलते हुए मुख्तलिफ वज़ाइफ पढ़ रही थी। 2 घंटे बाद जहां अब्दुल हनान के होश में आने और खतरे से बाहर होने का पता चला, वहीं ये भी पता चला था कि अम्मा जहां को हार्ट अटैक हुआ था। अम्मा, वो आमना आपसे मिलना चाहती हैं, कुछ बात करनी है उसे, इजाजत हो तो आ जाए। नाश्ता देने के बाद नाइमा ने अनायत बी को दवा खिलाई और फिर उनका मजाज देखकर जरा मुहतात अंदाज में पूछा। अगरचे हस्बे मामूल नाश्ता आमना ने ही बनाया था, मगर वो उनके सामने आने से झिझक रही थी। कल ही तो वो अपने मेके गई थी और रात जब वापस आई थी, अनायत भी सो चुकी थी। नाइमा से रस्मी बात करके वो ऊपर चली आई थी और आज सबको नाश्ता देने के बाद जब मर्द बाहर चले गए थे, उसने झिझकते हुए नाइमा को पैगाम दिया था कि अनायत बी तक पहुंचा दे, बुला लो उसे। अनायत बी ने कुछ लम्हे के तवक्कुफ के बाद कहा। बिल्ली 100 चूहे खाकर हज को चली। वो भुरभुरा कर अपने सामने से नाश्ते वाली ट्रे खिसकाने लगी। अस्सलाम वालेकुम। उसके अंदर आने से वो चौंकी। वालेकुम सलाम, उन्होंने मुख्तसर कहा। आहिस्ता उनके इस अंदाज से अजीब सी कैफियत का शिकार हो गई। वसलाम, उन्होंने मुख्तसर कहा। आमना उनके इस अंदाज से अजीब सी कैफियत का शिकार हो गई। वक्त
वक्त की बात थी कि अम्मा जहां के नजदीक अनायत बी की जो भी अहमियत थी, इन सब के नजदीक उनकी अहमियत मुलाजमा से कुछ भरकर ही थी। वो बाजार के किसी भी काम के लिए उनको आराम से कह देती थी, मुंतहा तो चाय तक बनवा के पी लिया करती थी और सर में मालिश भी करवा लेती और बकायदा हुक्म देती कि अम्मा जहां को खबर मिली तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। और वाकई अनायत भी इन बच्चियों की ये छोटी मोटी बेईमानियां नजरअंदाज कर दिया करती थी और आमना उसने उन पर हुक्म नहीं चलाया था, ना ही कभी बेअदबी की थी। ये नहीं जानती थी कि वक्त एक घूमते पहिए की मानिंद है जिस पर लोग कभी ऊपर होते हैं और कभी नीचे आना होता है। हाँ, जिंदगी में कभी आखिरी सोच के तौर पर भी कभी नहीं सोचा था कि उसने अनायत भी कभी उसकी सास के रुतबे पर फाइज होंगी और अपनी एक गलती की सजा उसे ऐसे भुगतना होगी कि चुपकर उठाए गए कदम के नतीजे में अपने से जुड़े लोगों से हमेशा सर और निगाह झुकाकर बात करनी होगी, अदब से नहीं, एहसासे जुर्म के तौर पर। बैठ जाओ, आखिरकार उन्होंने इजाजत दे दी थी अपने पास बैठने की। वो आपको अम्मा जहां का पैगाम देना था, उसने आहिस्ता से कहा। तो अनायत भी चौंक गई थी। अब आगे क्या सोचा है? एहसन ने उसे सोच में गुम देखा तो पूछा। होश में आने से लेकर मुकम्मल हवास में आने के बाद ये अगली जिंदगी के बारे में पहला सवाल था जो उससे एहसन ने पूछा था। जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है, जमीन पांव उठाऊं तो दीवार में सर लगता है। तलखी से मुस्कुराते हुए उसने कहा, पता है अब्दुल हनान, हमारी जिंदगी से सुकून कब खत्म होता है? जब हम ना होने को गिनना और उसी के पीछे भागना शुरू करते हैं। जो मुयस्सर है उस पर शुक्र अदा करने की बजाय उस पर कनात किए बगैर समझो कि हमारी तंजली का सफर शुरू हो जाता है। अपने आप ही की मिसाल ले लो। जब तेरे साथ हादसा हुआ होगा तो पहली दुआ यही मांगी होगी कि मेरी जिंदगी बच जाए किसी तरह, और कुछ नहीं चाहिए। और वो बख्शने वाला, अता करने वाला रब्बे करीम जो बंदों को पुकार पुकार कर नवाजने का हुक्म देता है कि आओ मेरी तरफ, एक कदम 10 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाऊंगा। एहसन जज्बाती होकर बोल रहा था और अब्दुल हनान सर झुकाए चुप था। एहसन ने अपनी बात जारी रखी, और इस अता को तुमने अपना हक समझकर फौरन कबूल कर लिया, मगर एक लफ्ज भी शुक्र का ना निकला अपने मुंह से कि इस वक्त तुम्हें तुम्हारी जिंदगी नहीं दान की गई, उसके साथ बहुत कुछ और भी बख्श दिया गया था। तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी जिंदगी में लौट आई। एक वादा जिसने तुमसे तुम्हारी खुशियां छीन ली थी, तुम्हें इस वादे से आजाद कर दिया गया। अभी तुमने इस अनमोल जिंदगी के वापस मिलने का शुक्र भी नहीं किया और फिर से इंसान होने का सबूत देते हुए बेसब्री का मुजाहिरा करते हुए शिकवा किया कि क्या होता अगर मैं बिस्तर पर लाचार ना पड़ा होता। जिंदगी की रौनक चहल पहल का पहले तुम्हें हर लिहाज से माजूर करार दिए जाने का सर्टिफिकेट बनाए बैठे थे। जिंदगी की रौनक चहल पहल का पहले की तरह हिस्सा बन जाऊं, और फिर डॉक्टर्स इस मोजज़े पर हैरान ही रह गए कि वो जो तुम्हें तुम्हारे टेस्ट और इलाज के बाद तुम्हें हर लिहाज से माजूर करार दिए जाने का सर्टिफिकेट बनाए बैठे थे, सरासर गलत साबित हुआ और एक टांग की महरूमी के सिवा तुम्हारा सब कुछ वैसे का वैसा था। मगर क्या किया जाए कि लाडले और जिद्दे बच्चे की तरह आज जब तुम्हें इसका नेमुल बदल भी मुयस्सर है तो इंठे बैठे माश के आटे की तरह, और अब भी कहते हो कि जिंदगी मुझे कब्र से कम दी है जमीन। उसका अंदाज सवालिया था। मेरी बात सुन अब्दुल हनान, अम्मा जहां की तबीयत बहुत खराब है। भाभी वापस अपने यानी तुम्हारे घर वापस आ गई हैं, और अब तूने भी वहां जाकर इंसान का बच्चा बनकर रहना है, बगैर अपना कोई नया फतवा सादर किए कि तुम्हारा घर एक बार फिर हालात के सख्त थपेड़ों की जद में है। क्या हुआ अम्मा जहां को? वो बेचैन होकर बोला था। शायद हार्ट अटैक। कल तक तो हॉस्पिटल में ही एडमिट थी, भाभी भी ही उनके पास थी। अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। संजीदगी से उसे बताता वो अब उसका सामान पैक कर रहा था। दुल्हन बनी वो बेहद सरशार थी और वाकई उस पर बेहद रूप आया था कि इस बार वो दिल से खुश ना सही मुत्तमिन जरूर थी कि ऊपरी दिल से ही सही उसकी सास ने उसे कबूल कर लिया था। अभी परसों ही तो उसने अनायत बी को आकर अम्मा जहां की हालत बताने के साथ साथ उनका पैगाम भी दिया था। वो फूट फूट कर रो दी थी। आमना के तो हाथ पांव ही फूल गए थे। उनको इस तरह रोता देखकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अम्मा जहां की हालत का सुनकर रोई हैं या उनका पैगाम सुनकर।
پھر جب وہ چپ ہوئی تو منع کو بلانے کا حکم صادر کیا اور آمنہ جلدی سے جلال کو بلا لائی۔ جی اماں، خیریت تو ہے؟ وہ ان کے رونے کا سن کر بھاگا آیا تھا۔ بس منع، اماں جہاں سے دوری نے پریشان تو پہلے ہی کر رکھا تھا۔ اب ان کی حالت کا سن کر دل پر قابو نہ رہا کہ ہائے عنایت کی قسمت کہ اپنی پیر و مرشد کے اچھے دنوں میں تو سایہ بنی رہی، اب جب ان کو میری ضرورت ہوگی تو کیسی مجبوری ہے میرے ساتھ۔ وہ پھر سے افسردہ ہوئی۔ جلال کیا کہتا، ان کو تسلی دینے لگا کہ اب تو وہ لاٹھی کے سہارے چل سکتی ہیں۔ وہ جب حکم دیں ان کو اماں جہاں کے پاس لے جانے کا تیار ہے۔ ہاں منع، میں چلوں گی، ضرور چلوں گی، مگر پہلے تم اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ولیمے کا انتظام کرو، کل یا پرسوں۔ میں اپنی پیر و مرشد کے سامنے کسی معاملے میں تو سر خرد ہو کر نہ جاؤں۔ اب جو کچھ تم نے یا اس لڑکی نے کیا، اس میں ہم والدین کا کیا قصور؟ وہ آزردگی سے بولی۔ جو بات نائمہ انہیں ایک عرصے سے سمجھا رہی تھی، اماں جہاں کے ایک پیغام نے انہیں لمحوں میں سمجھا دی تھی۔ آمنہ اور جلال حیرت سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ اتنی اچانک ان کے مان جانے کا تصور کب کیا تھا ان دونوں نے؟ جی اماں، آپ فکر نہ کریں، میں ابھی بھابھی کو بلا کر لاتا ہوں، ہم ابھی بیٹھ کر پروگرام بنا لیتے ہیں۔ جلال خوشی کے اچانک جھٹکے سے نکلتے ہوئے بولا، اور واقعی پروگرام بننے کی دیر تھی کہ آج ولیمے کی ایک نسبتاً سادہ تقریب گھر پر ہی منعقد کی گئی تھی، جس میں آج سلطانہ تائی ایک تمانیت کے ساتھ تقریب میں شریک ہوئی تھی۔ اگرچہ اماں جہاں کی طبیعت کے پیش نظر وہ بس تھوڑی دیر کے لیے ہی آئی تھی۔ ہاں، یشرا گھر پر اماں جہاں کے ساتھ تھی۔ اس کے علاوہ اماں جہاں اور اماں جی کے گھر کی ساری لڑکیاں ہی ولیمے پر آئی تھی۔ ساتھ میں صرف سدرا چچی اور ان کے ساتھ آئی تھی۔ سب کو ہی آمنہ کے گھر اور گھر والوں کو دیکھنے کا شوق تھا۔ ہاں، دونوں گھروں کے سب مرد ہی ولیمے کی تقریب میں شامل تھے۔ ہائے آمنہ، میں تو اتنی دیر سے جلال بھائی کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ دلہا بھائی مجھے کیوں دیکھے سے لگ رہے ہیں، اور اب مجھے یاد آیا یہ تو وہی ہیں جن کی فوٹو اسٹیٹ شاپ سے ہم سب نوٹس کاپی کروایا کرتے تھے۔ جوش سے بولتی ہوئی شجر اندر آئی۔ مجھے لگتا ہے ابھی شجر کو عنایت بی کا نہیں پتا۔ مومنہ ہنسی، وہ ساری بھی ہنس دی تھی۔ آپ لوگ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں شاید، لیکن آپ یقین کریں کہ وہ واقعی جلال بھائی وہی فوٹو اسٹیٹ شاپ والے ہی ہیں۔ اب کہ اس نے ذرا خفگی سے کہا تو اس کی بات اور انداز پر ایک اور زوردار قہقہ بلند ہوا۔ شجر کا منہ پھول گیا، اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ سب کیوں ہنس رہی ہیں۔ ہاں شجر، وہ واقعی وہی والے جلال بھائی ہیں، اور ان کی امی بھی قسمت سے بڑی دادی کی خاص مرید نکل آئی ہیں۔ تم نے بھی شاید بڑی دادی کے گھر ان کو دیکھا ہو، لیکن بس کچھ ایسے حالات بنے کہ شادی میں وہ اپنی بیماری کے باعث شامل نہیں ہو پائی، اور کچھ عرصے سے وہ بڑی دادی کے گھر آ بھی نہیں رہی تھی۔ رشتہ وغیرہ سب ان کے بھابھی کے توسط سے ہوا تھا، اور اب جیسے تم حیران ہوئی ہو، ہم سب بھی ویسے ہی حیران ہوئے تھے۔ اور مائی ڈیئر شجر، اسی کو قسمت کہتے ہیں، فجر نے تفصیل سے بتایا۔ شجر نے ساری بات سن کر تائتی انداز میں سر ہلایا، یوں جیسے اب ساری بات سمجھ میں آئی ہو۔ اچھا، تم لوگ آیت کو لے آتے، بہت دن ہو گئے ہیں اسی سے ملے ہوئے، آمنہ نے ان تینوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، بہت کمزور ہو گئی ہے، ہر وقت چڑچڑی اور بیزار سی رہتی ہے، پھر ڈاکٹر نے زیادہ گھومنے پھرنے سے منع کیا ہے اس کو، مومنہ نے فکر مندی سے کہا۔ ہاں، ایسی حالت میں مختلف عورتوں کو مختلف مسائل کا سامنا رہتا ہے، میرا خود یہی حال ہے، جو کھاؤں پیوں وہ فوراً ہی باہر آ جاتا ہے، کھانے کی خوشبو سے ہی جی الٹنے لگتا ہے۔ ایک طرف بیٹھی وریشا بیزاری سے بولی، توبہ توبہ، کیسی گفتگو شروع کر دی ہے تم خواتین نے، ایسی شادی سے ہم کنوارے ہی بھلے کیوں شجر؟ فجر نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے فجر، یہ سب بھی زندگی کا حصہ ہے، اور زندگی کے سارے رنگ ہی خوبصورت ہیں، ورنہ ایک ہی طرح کی زندگی تو کھڑے پانی جیسی ہے، جس میں کھڑے کھڑے بدبو ہو جاتی ہے۔ وریشا سے برداشت نہ ہو سکا۔ ٹھیک کہہ رہی ہے وریشا، مومنہ نے اس کی تائید کی، کیونکہ وہ خود بھی اسی عمل سے گزر رہی تھی۔ ہفتہ وار چھٹی کا دن ہونے کے باعث تقریباً سب ہی گھر پر تھے، جس کی وجہ سے گھر میں ایک خوشگوار سی رونق تھی۔
छुट्टी वाले दिन सवाई अम्मा जी के सभी नाश्ता देर से करते थे और एहतमाम से भी। मोमना, सिद्रा चच्ची, फजर और शजर सब ही किचन में मसरूफ थी। मोमना को अगरचे इस हालत में सब ने ही किचन और हर किस्म के भारी काम से मना कर रखा था, मगर वो मोमना जो अम्मा जहाँ के घर के घुटे हुए माहौल से यहाँ आई थी, तो उसे अकेले बैठना और फारिग रहना पसंद ही नहीं था। कभी सिद्रा चच्ची के पास घुसी होती तो कभी अम्मा जी से उनके पुराने किस्से सुनती, और लड़कियों से तो वैसे ही इसकी गाड़ी लगती थी। और तो और वो आयत के पास भी चली जाया करती थी, उसको बातों में लगाकर तो कभी समझा बुझाकर उसकी बेजारी दूर कर दिया करती थी। इस वक्त भी आयत के कमरे में मोमना मौजूद थी। खिड़कियों के पर्दे हटाते हुए आयत को नाश्ते के लिए बुलाया। आयत जो फिसलमंदी से लेटी छत पर नजरें टकाए ना जाने क्या सोच रही थी। उसने बेजारी से मोमना की तरफ निगाह की। यही ला दो कुछ मोमना, मेरी अच्छी बहन नहीं हो, दिल नहीं चाह रहा उठने को, वो लेटे लेटे बोली। बिल्कुल भी नहीं, ताई जान का हुक्म है कि उनकी बहू साहिबा को फौरन बुलाया जाए, आज वो नाश्ता तुम्हारे साथ करना चाहती हैं। चलो ना आयत, कभी कभार तो ऐसे मिल बैठने का मौका मिलता है। फिर उन्होंने अपने हाथों से खसूसी तौर पर तुम्हारे लिए मेवों वाला हलवा पकाया है जो तुम्हें बहुत पसंद है। उठ भी जाओ, अब मैं जा रही हूँ बाहर, तुम फौरन आ जाओ। मैं कह रही हूँ ताई जान से कि तुम आ रही हो। उसकी इतनी लंबी तकरीर पर आयत को उठते ही बनी। ठीक है, मैं आ रही हूँ, तुम चलो, वो बादिल नाख्वास्ता उठते हुए बोली। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात, मोमना मुस्कुरा कर कहते बाहर निकल गई। आयत ने एक नजर अपने 2 दिन से पहने हुए मलगजे सूट पर डाली, फिर फ्रेश होकर कपड़े तब्दील किए, उलझे बाल सुलझाए। उसे 15 मिनट लग ही गए। हल्की सी लिपस्टिक लगाकर जिस पल वो बाहर आई, वाकई सुबह वाली कनूतियत हल्की होती महसूस हुई। मगर ये क्या, नाश्ते पर जिस फर्द पर उसकी सबसे पहले नजर पड़ी थी, उसने उसके पैरों तले हकीकत में जमीन निकाल दी थी। सबसे पहले उसकी भी नजर आयत पर ही पड़ी थी। उसको देखकर फैसल अजीब से अंदाज में मुस्कुराया था। आयत को लगा उस पर लर्जा तारी हो गया हो। फैसल, उसके मुंह से सरगोशी के से अंदाज में निकला। अरे आयत, वहां क्यों खड़ी हो, आओ बेटा। सिद्रा चच्ची के बुलाने पर बाकी सब ने आयत की तरफ देखा, जो एक टिक फैसल को घूर रही थी, जो हनूज मुस्कुराकर उसकी जानिब ही देख रहा था, जैसे उसकी बेबसी का हिज ले रहा हो। आयत का पूरा वजूद जैसे लर्जों की जद में था। उसने तसव्वुर में फैसल को सारी हकीकत सबको बताते और मोहत को खुद को तलाक देकर घर से बाहर निकालते देखा था। उसकी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छाया था और फिर वो धड़ाम से फर्श पर गिर गई थी। एक लम्हे को तो सब भौंचा कर रह गया और दूसरे पल सब ही उसकी तरफ दौड़े। मोमना, शजर और फजर फैसल के आने से कमरे में चली गई थी और अम्मा जी भी वहां मौजूद नहीं थी। आयत, आयत, आंखें खोलो, क्या हुआ? मोहद उसका गाल थपथपाते हुए उसको मुसलसल पुकार रहा था। क्या हो गया मेरी बच्ची को? मैं तो कहती हूँ कि हॉस्पिटल लेकर चलो, सफिया ताई परेशानी से उसके ऊपर झुकी कह रही थी। इतनी देर में मुंह से उठाकर बाहर पोर्च की तरफ लपका। सफिया ताई भी दुपट्टा संभालती साथ ही होली, और अयान भी। फैसल सिद्रा चच्ची से इजाजत तलब करते हुए दाएं बाएं नजर दोहरा रहा था। आज के यहाँ चक्कर के 2 मकासद थे, एक तो शजर को देख लेना, दूसरा आयत को खौफजदा करके इस हद तक मजबूर कर देना कि वो कुछ ना कुछ ऐसा कर दे कि शजर उसकी जिंदगी में आ जाए। मगर एक मकसद तो अभी तक अधूरा था। हाँ, आयत के तासुरात देखकर वो ये कह सकता था कि उसकी फोन कॉल्स और मैसेजेस ने उसका दूसरा मकसद जरूर पूरा कर दिया। वो देख सकता था कि उसकी आमद ने उस पर कैसा असर डाला था। वेलकम टू स्वीट होम, वो जैसे गुनगुनाई थी। जैसे ही वो अजमल के साथ अपने पांव पर चलता हुआ घर में दाखिल हुआ था, युशरा को देखकर अब्दुल हनान को लगा जैसे एक अरसे बाद जिंदगी को पूरे रंगों के साथ आज महसूस किया हो। मगर वो एहसासात जैसे पल भर के थे। जैसे ही अपनी टांग का ख्याल आया, वैसे ही एहसासात ने बर्फ की सूरत इख्तियार कर ली थी। अम्मा जहाँ कैसी हैं, कहाँ हैं? मुझे सबसे पहले उनसे मिलना है, वो संजीदगी से बोला। जी बिल्कुल, वो भी बेताबी से आपके इंतजार में हैं और आपके इंतजार में उन्होंने अभी तक दवाई नहीं ली। कहती हैं दवाओं से फौरन ही नींद आ जाती है और मैं अपने बेटे से मिले बगैर सोना नहीं चाहती। अब वो बहुत बेहतर है, युशरा ने बताया तो अब्दुल हनान सर हिलाते हुए आगे बढ़ा। सुल्ताना ताई अम्मा जहां के पास थी, उससे मिली और सर पर हाथ रखकर दुआ दी।
अम्मा जहां उसे देखकर उठ बैठी और डबडबाई आंखों से उसे अपनी तरफ बढ़ते देखती रही। इतने अरसे बाद वो अपने लाडले को अपने पांव पर चलता देख रही थी। खुशी का एहसास था या तशक्कुर का, उसको गले से लगाकर वो फूट फूट कर रो दी। वहां खड़े तमाम लोगों की आंखें भी इस जज्बाती मंजर पर नम हो गई थी। बस करें अम्मा, खुशी का मौका है, रोएं मत। देखिए तो अब्दुल हनान भी उदास हो गया है। सुल्ताना ताई अपने आंसू साफ करते हुए बोली। अम्मा जहां ने सर हिलाते हुए अपने आंसू पोंछे। तुम वहां क्यों खड़े हो? यहाँ आओ मेरी बच्ची। अम्मा जहां की नजर सबसे पीछे खड़ी युशरा पर पड़ी तो उसे बुलाया और वो होले होले कदम उठाती उनके करीब आई। आज हम सब के सामने एक सच का एतराफ करते हैं। अम्मा जहां ने अपनी दूसरी तरफ युशरा को बैठाया, जबकि उनके एक तरफ अब्दुल हनान बैठा हुआ था। उन्होंने दोनों का एक हाथ थामा हुआ था। इस बच्ची से अब्दुल हनान की शादी के लिए हम रजामंद थे, ना खुश, क्योंकि आने वाली बहुओं के लिए हमने जहन में जो एक खाका तराश रखा था, इसमें बिल्कुल भी पूरा नहीं उतरती थी। उनकी बात पर अब्दुल हनान बेतासुर चेहरा लिए बैठा रहा कि वो अम्मा जहां की आदत से वाकिफ था। वो दिल में कोई बात रखने की कायल नहीं थी, हमेशा मुंह पर हर बात कर दिया करती थी, जबकि युशरा ने सर झुका लिया था। मगर वक्त ने साबित किया कि लाजमी नहीं दूसरों के बारे में हम जो राय रखते हों वो वैसा ही साबित हो जैसा हमने सोच रखा हो। हमारा ख्याल हमेशा यही रहा है कि यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ने वाली लड़कियां, मर्दों के साथ काम करने वाली लड़कियां कभी भी घर नहीं बसा सकती। वो रुक रुक कर बोल रही थी। सुल्ताना ताई के चेहरे पर तायदी तासुरात थे। अजमल अलबत्ता युशरा के सामने इस वाशगाफ एतराफ पर शर्मिंदगी से महसूस कर रहा था। मगर हर दफा लाजमी नहीं कि बड़े ही ठीक सोचते हों और समझते हों और छोटे गलत हों। इसी तरह जरूरी नहीं कि एक बार एक इंसान जो फैसला ठीक करता है उसका हर फैसला ठीक भी हो। जैसे भी हालात गुजरे हमारे घर में, इस बच्ची की जिंदगी में, अगर ये बच्ची साबित कदम ना रहती तो हो सकता है अब तक ये रिश्ता टूट चुका होता। आंसू बावजूद जब्त के भी युशरा की आंखों से निकल ही आए थे। आज हम बरमला एतराफ करते हैं कि ये बच्ची ऐसी बच्ची है कि इस जैसी बहू की हर औरत तमन्ना करती है कि इससे हमारा घर चले, हमारी नस्ल संवरे। हर मर्द को अल्लाह पाक ऐसी ही वफादार और खिदमत गुजार बीवी का साथ नसीब करे, आमीन। उन्होंने अपना बाजू युशरा के गिर्द फैलाते हुए कहा तो वो भी उनके साथ लगकर फूट फूट कर रो दी थी। आपके नवासे को तो अभी तक मेरी वफाशारी ने मुतासर किया है, ना खिदमत गुजारी ने। मैं तो मोहब्बत की राह गुजर की इसी गली पर रुकी हुई हूँ जहाँ पर आपके नवासे ने मुझे छोड़ा था और आगे ना बढ़ने का हुक्म देकर वही पाबंदे सलासल कर दिया है। वो दिल ही दिल में सोचते हुए आंसू बहा रही थी। इस बार वो घर तक चला आया है, अगली बार तो जरूर जुबान खोलेगा। उसके जुबान खोलने की देर है कि मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा, मोहद मुझे छोड़ देगा और शजर फिर से एक हो जाएंगे। नहीं नहीं, शौर की वादी में लौटते ही उसे पहला ख्याल आया और वो झरझरी लेकर उठने की कोशिश करने लगी, मगर ड्रिप की सुई हिलने के बाद दर्द से कराह कर रह गई। लेटी रहो आयत, कैसी तबीयत है? मोहद करीब ही था जो फौरन उसके पास आया। मैं कहाँ हूँ मोहद? उसकी आवाज में नकाहत थी। हम हॉस्पिटल में हैं, तुम सुबह बेहोश हो गई थी तो हमें तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। अभी 1-2 दिन रुकना पड़ेगा जब तक डॉक्टर मुत्तमिन नहीं हो जाते, उसने नरमी से कहा। सब घर वाले थोड़ी देर पहले तक यहीं थे, मैंने जबरदस्ती घर भेजा है। अम्मा तो जिद कर रही थी तुम्हारे साथ रुकने की, बड़ी मुश्किल से एक शर्त पर घर गई हैं कि तुम्हारे बारे में उनको बताता रहूं। उसने मजीद बताया, मोहद एक बात कहूं, लेकिन वादा करें कि आप मेरी बात खामोशी से सुनेंगे और डांटेंगे नहीं। वो कुछ तज़-बज़ब से बोली। पहले कब डांटा है तुम्हें आयत? और तुम्हें डांट कर मैंने अपनी अम्मा से मार नहीं खानी। कहो क्या बात है? वो हल्के फुल्के से अंदाज में बोला। आयत को कुछ तसल्ली हुई। वो फैसल को तो आप जानते हैं ना, अब फैसल का यहाँ जिक्र क्या? वो कुछ बदमजा हुआ। सुने तो सही, फैसल है ना, बहुत पहले से शजर को पसंद करता है, बल्कि उससे मोहब्बत करता है। शजर के जिक्र पर मोहद का चेहरा तारीख हुआ। वो चैप्टर अब क्लोज हो चुका है, तुम जानती हो। शजर का रिश्ता तय हो चुका है और चंद ही माह में शादी भी मुतवक्का है। अब इस किस्म की बात भी करना बेवकूफ़ी है। वो अच्छा खासा बेजार होकर बोला। फैसल कहता है अगर शजर उसे ना मिली तो वो मर जाएगा। वो फौरन बोली,
कोई किसी के लिए नहीं मरता, छोड़ो ये बातें। अब के उसके लहजे में काट थी। वो मर जाएगा, वो बहुत सीरियस है उसके लिए। वो असल में, वो कहते कहते जरा सा रुकी। उसकी मोहब्बत की शिद्दत देखते हुए मैंने उससे वादा कर लिया था कि मैं उसकी शादी शजर से जरूर करवाऊंगी। वो मुझ पर भरोसा करके मुत्तमिन हो गया था, और अब जब से उसने शजर की शादी का सुना है, वो बहुत परेशान है, बल्कि गुस्से में है, और मुझ पर गुस्सा है उसे। वो सर झुकाए बोल रही थी, जबकि मोहत तासुब से उसे देख रहा था। उसे समझ में नहीं आई कि उसे क्या कहे। तुम इतनी बड़ी बात कैसे कर सकती हो आयत? कुछ लम्हे बाद वो कुछ बोलने के काबिल हुआ। उसकी आवाज और लहजा दोनों बता रहे थे कि वो अपने गुस्से को कितना जब्त करके बैठा है। तुम किसी भी जीती जागती लड़की की तरफ से किसी गैर से कैसे कमिटमेंट कर सकती हो? गुस्से से उसकी आवाज फट पड़ी। वो कोई गैर नहीं है मोहद, हमारा कजन है, और मैं जानती हूँ कि वो शजर से कितनी शदीद मोहब्बत करता है। आज से नहीं, बहुत पहले से करता है, और तुम्हारी वो शजर बेगम भी कम नहीं है। पहले पहल उसकी मोहब्बत का मुस्बत जवाब दिया था उसने। उसके भेजे गए गिफ्ट्स लेती रही है। उसका रद्द-ए-अमल देखकर ही मैंने फैसल को उम्मीद दिलाई थी। वो तेजी से बोली, मैं नहीं मान सकता कि शजर कुछ भी ऐसा कर सकती है। वो कती लहजे में बोला। शजर पर उसका ऐसा एतमाद देखकर आयत अंदर तक धुआं हो गई। मोहब्बत करने वालों को तो मिलाना स्वाब का काम है ना मोहद। चलो मानती हूँ मुझसे गलती हुई, लेकिन अब आप अगर साथ दें तो अब भी बहुत कुछ हो सकता है। आप एक दफा शजर से कहें, वो फौरन हाँ कर देगी। मेरा वादा भी पूरा हो जाएगा और फैसल की जान। बस, मोहद ने ऊंची आवाज में हाथ उठाकर कहा, तो आयत एकदम चुप हो गई। मैं अब इस मौजू पर कोई बात सुनना चाहता हूँ, ना करना चाहता हूँ, ना ही मुझ में कोई उम्मीद रखना कि मैं शजर से इस किस्म की कोई बात करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ हूँ ना जल्दबाज। खबरदार, जो घर के किसी फर्द के सामने तुमने ये जिक्र छेड़ा तो बाकी रहा फैसल, तो इससे मैं खुद बात कर लूंगा। हम अगर उसे घर आने देते हैं कजन समझकर, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि वो घर की लड़कियों पर बुरी नजर डालता फिरे और उनकी जिंदगियों के बारे में दूसरों से वादा और अहद करता फिरे। ना नहीं मोहद, आप प्लीज फैसल से कुछ मत कहना, मैं खुद उसको समझा दूंगी। वैसे भी लड़कियों की इज्जत बहुत नाजुक होती है। ये ना हो आपके बात करने से कोई तू मैं ना हो जाए और बात बढ़ जाए। वो बौखला कर बोली, बराए मेहरबानी तुम अब अकल का दामन थामो और दूसरों की जिंदगी खसूसन शजर के बारे में फैसले और वादे करना छोड़ दो। उसके लिए फैसले करने वाले अभी सलामत हैं, और मोहतरम फैसल को भी आइंदा हमारे घर आने से मना कर दो। वो कती अंदाज में बोला। आयत की उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फिर गया था, और खिलाफे तवक्का रद्द अमल आने पर उसका चेहरा भी जर्द हो गया था, सांस भी तेज होने लगी। मोहद ने नीम दराज आयत को फौरन लटाया और डॉक्टर को बुलाने दौड़ा था। और देखने वालों ने देखा, इतने माह बाद जब वो मिले तो ऐसे मिली, वहां मौजूद कोई भी अपनी आंखों को अश्कबार होने से ना रोक सका था। हमने तुम्हारा बहुत इंतजार किया अनायत भी, अल्लाह के बाद तुम ही तो थी हमारे गम गुसार और हमारे दुख सुख की साथी। मत पूछो क्या क्या क़यामतें ना गुजर गई हम पर इस दौरान। आन की आन में ताक में बैठी बीमारियों ने ऐसे शिकंजे में जकड़ा कि हम सांस भी मुश्किल से ले पाते हैं। ऐसी बलाएं जो दिन ब दिन हमें कमजोर कर रही हैं, खोखला कर रही हैं, मगर जिनको ना हम समझ पाए हैं ना डॉक्टरों की समझ में आती हैं। अपनी दरीना साथी के आगे वो सारे दुखरे रो रही थी। मैं कौन सा खुश थी अम्मा, जहां आपसे दूर रहकर हर पल आपका ख्याल ही दामने गिर रहता था। सोचती थी अम्मा जहां क्या कहती होंगी कि कैसी एहसान फरामोश और नमक हराम निकली। सारी जिंदगी जिस घर का नमक खाया, उसी पर जब आरा वक्त आया तो घर पर बैठ गई, पलट कर खबर तक न ली। मैं मजबूर थी अम्मा जहां, मुझे माफ कर दें। वो उनके हाथ पकड़कर चूमते हुए बोली, बस करो अनायत, हमें एहसास है, अब तो समझ में आई है कि हम इंसान अपनी खुदी के जुल्म में जो समझते हैं कि अपनी और सबकी जिंदगियों के फैसले हम कर रहे हैं, तो ये महज एक खाम ख्याली होती है। हमारी सारे फैसलों की डोर तो उसी के हाथ में होती है, और हम इंसान खुद को बहुत कुछ समझ बैठते हैं। अम्मा जहां एक आह भर कर बोली, फिर फौरन कहा, अनायत हमारे लिए दुआ किया करो, हमें आराम मिले ना मिले, सुकून मिल जाए, बस अब तो यही एक ख्वाहिश रह गई है। उनके लहजे में अजीब सी हसरत थी। अम्मा जहां, ये भी कोई कहने की बात है, मेरा तो रुआ रुआ आपके लिए दुआ गो रहता है हर पल। वो आजिज़ी से बोली, हमारी बच्ची से अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई है अनायत, हमने भी दिल पर पत्थर रख कर उसे माफ कर दिया।
तुम भी माफ करके हमारे ऊपर एहसान कर दो। वो बहुत शर्मिंदा है। तुमसे भर कर भला उससे कौन वाकिफ होगा कि वो कैसी बच्ची है। बस शैतान मरदूद का तो इब्ने आदम के खिलाफ अजल का महाज है। कमजोर लम्हा पाकर वार कर ही देता है। फिर इंसान चाहे औरत हो या मर्द, बूढ़ा हो या जवान, उसके कहने पर आकर गलती कर बैठता है। फिर उम्र भर का पछतावा मोल ले लेता है। वो यासियत से बोली, सच कहा आपने अम्मा जहां, लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं आमना के खिलाफ तो कभी भी नहीं थी। मैं तो इस अमल के खिलाफ थी जो उसने बड़ों के खिलाफ जाकर किया। फिर मेरी नाराजगी तो तब तक थी जब तक आपका हवाला नहीं था। आपसे निस्बत जानने के बाद तो मेरी रही सही नाराजगी भी खत्म हो गई। आप अब आमना की फिक्र दिल से निकाल दें, अपनी फिक्र करें और अपना ख्याल रखें। बस मैं और मुझे जैसी कई अकीदतमंद इस आस्ताने को फिर से आबाद देखना चाहती हैं, आपकी शफकत को फिर से महसूस करना चाहती हैं। वो अकीदत से बोली। अम्मा जहां, जो इतनी देर की बातचीत के बाद बहुत थक गई थी, गहरे गहरे सांस लेती लेट गई। अनायत भी, जो पहले ही अम्मा जहां की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान थी, उनकी ऐसी हालत पर तो उनके हाथ पांव फूल गए थे। वो जल्दी से उनके हाथ पांव मलते हुए घर के अफराद को आवाज देने लगी और सुल्ताना ताई, युशरा और आमना, जो आज उनके साथ ही अम्मा जहां से मिलने आई थी, तीनों भाग कर आई कि इससे पहले वो तीनों जानबूझकर इन दोनों को अकेले छोड़ गई थी। वो बेहद संजीदा था तो युशरा उससे भी बढ़कर संजीदा थी। मोहब्बत अजाज की तरह मिले तो इनाम लगती है, तजलील बनकर मिले तो अजाब, और मैं अब ये अजाब मजीद नहीं सहूंगी। मैंने ये बहुत सोचने के बाद तय किया है, इसलिए आपको अब मजीद तरद्दुद करने की जरूरत नहीं। मुझे खुद से दूर करने का, राग अलापने की मुझे बस इंतजार है तो अम्मा जहां की हालत संभलने का, शजर की रुखसती का और अपनी अम्मी की परेशानियां सुलझने का। मोहब्बत का एक अलमिया ये भी तो है कि इसमें खुद का भी औरत को ही सोचना पड़ता है और खुद से जुड़े रिश्तों का भी। इसी पल उसकी आंखें नम हुई। संगार मेज के सामने चीजों से ख्वामखा उलझते अब्दुल हन्नान के हाथ बेसाख्ता थमे थे। अभी के अभी यहाँ से उठकर चल पड़ूं तो लोग कभी अपना घर छोड़ने के पसे मंजर नहीं जानेंगे। यही कहेंगे कि बीमार सास को छोड़कर चल दी है। एक तस्वीर अपने अब्बा के घर की खींचूं तो एक बेटी के घर वापस आ जाने की सूरत में घर की सारी लड़कियों को मेरी परछाई समझा जाएगा। फजर का रिश्ता तय होने को है और शजर की रुखसती सर पर है, इसलिए बता रही हूँ कि कुछ दिन सब अच्छा है का खोल चढ़ाकर बर्दाश्त कर ले मुझे। मैं वादा करती हूँ कि आपको फिर याद दिलाने की नौबत भी नहीं आएगी कि मुझे आपकी जिंदगी में मजीद नहीं रहना। न जाने क्यों अब्दुल हन्नान का दिल जैसे डूब कर उभरा था। उसकी बात सुनकर वो खुद जो कुछ भी कहता रहता, आगे से युशरा की धूस भरी मोहब्बत उसे अंदर से ही सही तस्कीन जरूर दिया करती थी और आज वो खुद ही उससे दूर जाने को आमादा बैठी थी। अब अगर तसल्ली हो गई हो तो आकर बैठ जाए। बीवी समझकर नहीं, एक इंसान समझकर अपना दुख सुख शेयर कर सकते हैं मुझसे। उसे हनूज खड़ा देखकर वो तीखे लहजे में बोली, क्योंकि वो जब अम्मा जहां के पास से वापस आई थी उसे ऐसे ही सिंगार मेज के पास खड़ा ही देखा था। उसे देखकर उसने जैसे ही रुख मोड़ा, युशरा भी चुप नहीं रही थी। वो खामोशी से आकर बेड की दूसरी साइड पर बैठ गया था। कैसी तबीयत है अब? कहीं दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा? जज्बात से बाहर आते ही उसकी एहसासियत भी लौट आई। क्यों? ऐसा कौन सा तीर तलवार का जख्म आ गया है जो दर्द होगा? वो एक बार फिर निरूठा हुआ। अच्छा ये बताए क्या खाएंगे, मैं ले आऊं? कुछ लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद वो बोली, कुछ खास नहीं, जो भी हल्का फुल्का मिल जाए, बल्कि अगर तुमने खाना नहीं खाया तो खाना ही ले आओ। एक पल में दिल तोड़कर अगले ही पल वो मरहम रख रहा था। युशरा जो अब तक उसका मजाज समझ चुकी थी, सर हिलाती उठ गई थी। मोहद, वो जो अभी हॉस्पिटल से वापस लौट रहा था, एकदम चौंक कर मुड़ा। सामने ही वो थी। पता नहीं कितने दिन बाद वो उसे देख रहा था। तो ये तय है शजर बीबी कि ये दिल आज भी तुम्हें देखकर पहले ही की तरह बेईमानी पर उतर आता है। उसने थक कर सोचा। आयत कैसी है मोहद? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। वो ठीक तो है ना? पता नहीं शजर किसकी बद्दुआ का असर है या मेरे किसी गुनाह की सजा कि कुछ भी पहले जैसा नहीं हो पा रहा है। एक चीज को ठीक करने की कोशिश में दूसरी चीज गलत हो जाती है।
पता नहीं कैसी टेंशन है या अंदेशे जो इसको ठीक नहीं होने दे रहे। डॉक्टर्स अलग परेशान हैं, घर अलग डिस्टर्ब हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसको देखकर वो सब कुछ भूल गया था। याद रहा तो बस इतना कि वो हमेशा उसके आगे सबसे पहले अपना हर मसला रख दिया करता था। उसे सुलझा पाती या नहीं, लेकिन इतना जरूर होता था कि इतनी बेसाख्ता बातों से वो उसे कुछ देर को सब कुछ भुला दिया करती थी। उसको इतना थका हारा और मायूस देखकर शजर की आंखें बेसाख्ता अश्क बार हुई। तुम कहीं ये तो नहीं समझ रहे कि मैंने तुम लोगों को कोई बद्दुआ दी? वो बेचैनी से बोली। नहीं शजर, तुम्हें तो मैं खुद से भी ज्यादा जानता हूँ। तुम तो किसी अजनबी तक को बद्दुआ नहीं दे सकती, फिर मुझे कैसे दे सकती हो? लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत बार आयत ने अपने शिद्दत पसंद रवैये से तुम्हें दुख पहुंचाया है, और जो जुल्म होने पर जालिम को बद्दुआ ना दे, वो गोया अपने तमाम मामलात अल्लाह ताला से तय कर चुका होता है। और वो अगर करीम और रहीम है तो इंसाफ पसंद भी तो है ना। बस मैं उस दिन से डरता हूँ जब उसके इंसाफ का तराजू हरकत में आए। वो थक कर वहीं लाउंज में सोफे पर बैठ गया। असल में वो तुमसे मोहब्बत भी तो बहुत करती है ना? वो नजरें चुराकर आहिस्ता से बोली। और मोहत, तुम यकीन करो, मैंने जब से उसकी तुमसे मोहब्बत की शिद्दत को देखा है, मुझे उसकी कोई बात या रवैया बुरा नहीं लगता। मोहब्बतों के मामले में जहाँ वसी होते हैं, वहाँ तंग नजरी भी उसका हिस्सा होती है, और शिद्दत पसंदी भी। वो भी उसके सामने बैठ गई थी। घर का माहौल बेहतर हो जाए और तुम्हारी जिंदगी में सुकून आ जाए, हर पल ये दुआ मेरे दिल से निकलती है। तुम इस नाजुक वक्त में इसको अपनी मोहब्बत और साथ का यकीन दिलाओ, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। उसने तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा। अल्लाह करे ऐसा ही हो, मोहद ने तवील सांस लेकर कहा। अच्छा ये बताओ, कब तक डिस्चार्ज करेंगे हॉस्पिटल वाले इसको? देखो, इसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। तुम परेशान मत हो, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ खाने को लाती हूँ तुम्हारे लिए। वो उठ खड़ी हुई। हाँ प्लीज, फिर मुझे दोबारा हॉस्पिटल के लिए निकलना है। वो भी वहाँ से उठ गया था। काफी दिन बाद वो जहाँ मंजिल आई थी, वो भी युशरा ने उनको पैगाम दिया था कि अम्मा जहाँ ने फौरी उनको बुलवाया है, वो उनसे जरूरी मिलना चाहती हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं ठीक, वरना वो खुद आना चाह रही थी। अम्मा जी की बहन थी, उनसे फितरी मोहब्बत तो थी। उन्हें उनके बीमार होने पर वो कई बार उनके पास आई थी, लेकिन जो कुछ उन्हें एक बार किसी जज्बाती एहसासात में आकर मोमना ने बताया था, मुंतहा के हवाले से, उसने उनके दिल में मौजूद अम्मा जहां की मोहब्बत पर जैसे एक पर्दा डाल दिया था। वो जानती थी कि इन दोनों की तरबियत मुख्तलिफ माहौल में अलग अलग खतूत पर की गई थी। वो मजाज की थोड़ी सख्त थी, उनके अपने असूलो ज़वाबत थे, किसी हद तक हाकमाना इतवार भी थे, मगर वो इतनी बेरहम भी हो सकती हैं, ये वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। उनका इतना दिल खराब हुआ कि वो उनकी तबीयत खराब होने पर गई तो थी, मगर दिल पर जो एक मैल आ गया था, उनके लिए वो जा ना सका। मगर अब बुलाया था अम्मा जहां ने तो जाना भी था, सो फजर के साथ आई थी। फजर तो आते ही युशरा के पास चली गई। अब्दुल हनान अब बिजनेस यहाँ मुंतकिल करना चाह रहा है, सो इसी सिलसिले में मसरूफ था, जबकि अम्मा जहां के पास बैठ गई। हस्बे मामूल उनकी हालत देखकर वो पिघल गई और उनसे मिलकर उनकी आंखों से बेसाख्ता आंसू रवा हुए थे। ना जाने कैसा अजीब सा ताल्लुक है हम दोनों बहनों के बीच के, जरा होश संभाला तो दूर हो गए। जवानी में कुछ ऐसा हुआ कि दिल दूर हो गए, और वो दूरी फिर सदियों तक मुहित रही। उनकी बेहद आहिस्ता आवाज अम्मा जी की समातों से टकराई। जवाबन उन्होंने भी ठंडी सांस खारिज की। कैसी तबीयत है बाप की? बस क्या बताएं, किसी की सच्ची दुआ की तलाश में है। यूं समझो, वही मिल जाए तो जिंदगी का सफर ही तमाम हो जाए। अम्मा जी के सवाल के जवाब में वो बोली। अल्लाह पाक बेहतरी के करने वाला है, और आसानी भी। वो हम सब के लिए आसानी पैदा करे जिंदगी के हर मामले में। आमीन। अम्मा जहां ने कहा। तुम भी सोच रही होगी कि क्यों तकलीफ दी है तुम्हें। अम्मा जहां ने तमहीद बांधी तो अम्मा जी इस्तहफामिया नजरों से उनको देखने लगी। फजर हमें दे दो मरियम। उनकी बात पर अम्मा जी को जैसे झटका लगा था। मैं आपकी बात नहीं समझी आपा।
वो समझने के बावजूद अनजान बनते हुए बोली। अम्मा जहान नकाहा से मुस्कुराई। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा जो तुम्हें समझ में ना आए। हाँ, सवाल मुश्किल जरूर होगा तुम्हारे लिए और गैर मुतवक्का भी। शायद तुम लोग लाजमी इस बात को युशरा और अब्दुल हनान के तनाजुर में देखोगे। इतना कहने में ही वो थक गई थी, इसलिए थोड़ा सा तवक्कुफ किया। अम्मा जी अलबत्ता अब भी चुप और संजीदा बैठी हुई थी। वो मामला बिल्कुल दूसरा था और शायद इस वक्त हम भी एक पुराने अनाथ की जद में थे। आहिस्ता से बोलते हुए उन्होंने इंकशाफ किया। अम्मा जी जो सब कुछ जानती थी, उनकी अनाथ वाली बात पर बिल्कुल भी ना चौंकी। मगर फिर अब्दुल हनान की मोहब्बत ने हमें हथियार डालने पर मजबूर कर दिया था। मगर अब मामला बिल्कुल अलग है। ये हमारे अजमल की ख्वाहिश है और हमारी जिंदगी का मकसद ही अब यही रह गया है कि अपने बच्चों की कोई जायज ख्वाहिश अधूरी ना रहने दें। कम अज कम जो हमारे बस में है। वो उदासी से बोली। हमने मायूस ना करना मरियम, हमें मालूम है तुम बहुत बड़ा दिल रखती हो और ज़र्फ भी। वो मजीद गोया हुई। अम्मा जी ने एक तवील सांस ली और कुछ सोच कर कहने लगी। देखिए आपा, हमारा ईमान है कि हमारी जिंदगी के हर लम्हे में क्या कुछ वकूअ पजीर होना है। ये अजल से तय है। ये रिश्ता भी अगर किस्मत में लिखा है तो मैं और आप ना भी चाहें तब भी होकर रहेगा, और अगर नहीं है तो आप और मैं क्या सारी दुनिया मिलकर जोर लगा ले, कुछ नहीं हो सकता। हम आपकी तजवीज़ सबके सामने रखेंगे। हमें तो इस रिश्ते में कोई कुबाहत नजर नहीं आ रही। अपने घर का देखा भाला बच्चा है। देखिए फिर क्या फैसला होता है। खसूसन फजर की राय को मुकद्दम रखा जाएगा, आगे जो मेरे मालिक का हुक्म। अम्मा जी की तफसीली जवाब पर अम्मा जहां सर हिला कर रह गई। हमें माफ कर देना मरियम, तुम्हारे जैसी सोच रखती होती तो शायद जिंदगी में बहुत कुछ मुख्तलिफ होता। हमने भी अपनी जिंदगी में होने वाले कई नुकसानात को तुम्हारे खाते में डाला और बदगुमानी और बदख्वाही जैसे गुनाहों का शिकार रहे। वो भराई हुई आवाज में बोली और लेटे लेटे ही उनके सामने हाथ जोड़ दिए। क्या करती हैं आपा? मैंने कभी आपके बारे में गलत गुमान नहीं रखा। हाँ, हमेशा ये जरूर चाहा कि हम बहनों में भी आम बहनों वाले ताल्लुकात होते। हर दुख सुख में शरीक होना, नाराज भी होना तो फिर मान जाना, बस इससे बढ़कर और कुछ नहीं सोचा हमने। लेकिन किस्मत में नहीं था शायद। अम्मा जी उनके हाथ पकड़कर रोहांसी हुई, जबकि अपनी बहन की मासूमाना ख्वाहिश पर अम्मा जहां अब हिचकियों से रो दी। अम्मा जी सब कुछ भूलकर उन्हें संभालने में लग गई थी। मेरी बात मान जाओ अब्दुल मोइस, मत मेरी ममता का और इम्तिहान लो। पहले की बात और थी बच्चे, वो हयात थी तो उसके साथ उम्मीद भी जिंदा थी कि कभी ना कभी कोई राह निकल ही आएगी। अब वो मनो मट्टी तले जा सोई है, हमसे और अपनी सारी परेशानियों से दामन छुड़ाकर वो रोहांसी हुई। अम्मा वो अकेली दफन नहीं हुई है ना, बहुत चालाक थी। जिंदा थी तो मुझे अपने साथ मोहब्बत की डोर से बांधे रखा, और मर गई तो मेरी सारी उम्मीदें, आरज़ुएं, जज्बे अपने साथ कब्र में ले गई। वो आज भी वहीं खड़ा था जहां मुंतहा उसे छोड़ कर गई थी। उसने मुंतहा की मोहब्बत को उसकी जिंदगी में इतना महसूस नहीं किया था जितना उसके इंतकाल के बाद बेटे की इस कदर शिद्दत पसंदी पर वो तरफ ही तो गई थी। मैं जानती हूँ मेरी जान, मेरे बच्चे, मगर मरने वालों के साथ ना तो मरा जाता है, ना ही मरने वालों के साथ जिंदगी का तसलसल टूटता है। मुझे भी उसके मरने का इतना ही दुख है जितना तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में खुशबाश हंसते बसते देखना चाहती हूँ। अपना घर बसाओ बच्चे, घर वाली आएगी, तुम्हारा ध्यान बटेगा, मेरे घर रौनक होगी, बच्चों की कुलकारियां गूंजेंगी, तो ऐसे में मैं मर भी जाऊं तो कोई दुख ना होगा। अपने बच्चे को घर का तो बस्ता देख लिया, वो आज भी वही मौजू लेकर बैठ गई जो कई माह से उनकी जुबान पर हर वक्त रहने लगा था। अब्दुल मोइस कुछ माह पहले ही फिर से पाकिस्तान ब्रांच में भेज दिया गया था। वो रोज ही किसी न किसी लड़की का जिक्र छेड़ बैठती कि जहां वो मान जाए वो उसी वक्त वहां चल पड़ती। इन लड़कियों का उनके मोहल्ले में मौजूद रिश्ता करने वाली आकर बताती थी और बदले में अच्छी खासी रकम ईंट जाया करती थी। मगर अब्दुल मोइस था कि परों पर पानी न पड़ने दे रहा था। वो पहले से ज्यादा खामोश और संजीदा हो गया था। काम से वापस आने के बाद वो कमरा नशीन और मुंतहा के दिए तहाइफ खोलकर बैठ जाता। कभी उसकी तस्वीर से बातें करते करते घंटों गुजार देता था। आप समझती क्यों नहीं है अम्मा? वो यहाँ है, यहाँ। वो दिल पर हाथ मारकर बेबसी से बोला।
पूरे तमतराक से बैठी है। मुझसे आज भी वैसे ही बातें करती है जैसे अपनी जिंदगी में करती थी, वैसे ही लड़ती झगड़ती है और मजाक करती है। मैं कैसे उसको यहाँ से हटाकर किसी दूसरी जगह दे दूं? ऐसा तुम सोचते हो अब्दुल मोइस, इसलिए वो नहीं कब्जा जमा कर बैठी। तुमने उसको जबरदस्ती बैठा रखा है वहाँ। तुम मान लो कि तुम एक तस्वुर में जिंदगी गुजारे हुए। ऐसा तुम सोचते हो अब्दुल मोइस, इसलिए वो तुम्हें कब्जा जमा कर बैठी। तुमने उसको जबरदस्ती बैठा रखा है वहाँ। तुम मान लो कि तुम एक तस्वुर में जिंदगी गुजार रहे हो बेटा, और ये ठीक नहीं है। मरने वालों से ज्यादा हम पर जिंदा लोगों का हक होता है। अल्लाह के वास्ते अपने बारे में सोचो, जो मेरे बारे में सोचो। अम्मा, अच्छी अम्मा, देखूंगा। वो जैसे जान छुड़ाने को बोला। नहीं, मैं आज तुम्हारा हतमी जवाब लेने आई हूँ अब्दुल मोइस। इस बार जो रिश्ता जोहरा खातून रिश्ता करने वाली ने बताया है वो मैं हाथ से गिनवाना नहीं चाहती। मैं इस इतवार जा रही हूँ लड़की देखने। अगर मुझे लड़की पसंद आ गई तो मैं उसी दिन बात पक्की कर दूंगी। मुझे वैसे भी घर घर जाकर रिश्ते के नाम पर बच्चियों की तजलील पसंद नहीं। वो फैसला कुन लहजे में बोली। अम्मा प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दें, वो बेबसी से बोला। बिल्कुल भी नहीं, अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनने वाली। वो भी अड़ गई। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो धीमे से बोला। वो क्या? बोल जी। आप उनको मुंतहा के बारे में सब कुछ बताएंगी। सब कुछ से मुराद मुंतहा से मेरा लगाव और दिल का रिश्ता, ताकि कल अगर मैं उसकी याद से पीछा ना भी छुड़ा पाऊं तो ना आपको कोई शिकायत हो ना किसी और को। पागल हो तुम भी मोइस, ऐसी बातें भला कौन करता है? उसे मेरी शर्त समझिए, ख्वाहिश या कुछ भी। आपने ऐसा करना है ठीक, वरना मेरी शादी को भूल जाएं। वो उठकर वहां से चला गया। वो पीछे सर थामे बैठी रह गई थी। पता नहीं मेरी बच्ची को किसकी नजर लग गई है। वो उसके जर्द पड़ते चेहरे पर अफसुर्दा सी नजर डालकर बोली। ऐसा कुछ नहीं है अम्मा, आप ऐसी बातें करेंगी तो इसको कौन संभालेगा? वो माँ का हाथ पकड़कर थपथपाते हुए बोला। इतनी सी थी जब मैं इसे अपने पास लेकर आई थी। उसकी माँ ने मुझसे वादा लिया था अपने आखिरी वक्त में कि यह आयत का ख्याल मैं अपने बच्चों से भर कर रखूंगी। कितना खौफनाक हादसा था जिसने चश्मो जन में कई जिंदगियां निकल ली थी। वो मेरी बहन, मेरी सहेली, मेरी हमराज थी। उसने चंद लम्हे मालिक से मुस्तार भी शायद इसीलिए दिए थे, अपने गुलशन के फूल को मेरे हवाले कर सके, मुझसे ये वादा ले सके। मैं इसको कभी मुरझाने नहीं दूंगी, सफिया ताई गुलगेर लहजे में कह रही थी। उस रोज वो कितनी प्यारी लग रही थी, जरूरत से ज्यादा हंस बोल रही थी। मैंने टोका भी कि मत ऐसे हंसो, नजर न लग जाए कहीं। और वही हुआ। महज 1 घंटे बाद वो फोन में लत-पत मेरे सामने थी और उखड़ती हुई सांसों के साथ अपनी आयत की खुशियों का, उसके मुस्तकबिल का वादा लेते हुए। मैं तो आज तक इसी एहसास जुर्म में हूँ कि उस दिन मैंने उसे बुलाया था तुम्हारी सालगिरह पर, बड़े प्यार और इसरार से। नहीं पता था कि ये इसरार मेरा नहीं, कातिबे तकदीर का है, उसके अब्दी बुलावे का है। वो ज़ारो कुतार रोते हुए बहुत पुराना किस्सा खोले बैठी थी। जब आयत के माँ बाप का कार एक्सीडेंट में उनसे बिछड़ गए थे, उनके बहनोई अकेले थे, माँ बाप अरसा इंतकाल कर गए थे, सो ला महला उनको ही आयत को अपनी सरपरस्ती में लेना पड़ा था कि वो उनकी बहुत प्यारी, बहुत लाडली बहन की इकलौती औलाद थी। उसी ने ही इसरार करके ये सालगिरह अरेंज करवाई थी, वरना वो बच्चों को उनकी सालगिरह पर उनकी पसंद का खाना पकवा देती, मिल बैठकर केक काट लेते घर वाले और बस। इस बार उसने कहा कि वो बुलाएं या नहीं, वो जरूर अपने प्यारे भांजे की सालगिरह मनाने आ रही है और इस बार केक भी मोहत की पसंद का वो खुद लेकर आएगी। सफिया ताई ने घर वालों को बहन के प्यार और मान भरी जिद बता दी थी। बच्चा पार्टी तो बहुत पुरजोश हो गई थी, हमेशा से कुछ मुख्तलिफ होने जा रहा था। सफिया ताई ने भी फिर खाने वगैरह का खुसूसी एहतमाम कर लिया था। उसकी पसंद की बिरयानी तो अम्मा जी ने पकाई थी और बाकी सब कुछ सफिया ताई और सिद्रा चची ने मिलकर तैयार किया था। और ये जानकर कि अम्मा जी ने उसके लिए खुद बिरयानी पकाई है वो बहुत खुश हुई थी। देख लें अम्मा जी, ये ना हो कि इस मजेदार बिरयानी के लिए मैं रोज रोज यहाँ आन टपकूं, वो अम्मा जी को देखकर शौकी से बोली थी।
जम जाओ, तुम्हारा अपना घर है। अम्मा जी ने शफकत से कहा था। नहीं जानती थी कि मैं उसकी इस हंसी को सुनने को मैं उम्र भर को तरसूंगी। उसकी शक्ल अब कभी भी मेरी बसारत को शाद नहीं करेगी। वो मोहत के कंधे पर सर रखे वही सब कुछ दोहरा रही थी जो वो जानता था। जब सफिया ताई बीमार होती या उसको तो अपनी प्यारी बहन का जिक्र छेड़ बैठती। वो सब्र से सुनते हुए मुसलसल उनका सर थपथपा रहा था। बस करें अम्मा, किसी के दुनिया में आने और जाने का और हर एक का काम का एक वक्त मुकर्रर होता है। जाने वालों के लिए सिर्फ दुआ की जा सकती है। आप भी उनके लिए दुआ करें, आपको सुकून मिलेगा। और रोना बंद करें प्लीज। आपकी अपनी तबीयत ना खराब हो जाए और आयत भी आपको रोते देखकर परेशान होगी। वो उनको समझा रहा था। मेरी बच्ची का बहुत ख्याल रखो मोहत। उसके जो अंदेशे गिले शिकवे हैं सब दूर कर दो, अपनी मोहब्बत से, अपने रवैये से। ऐसी हालत में औरत को अपने मर्द की मोहब्बत बहुत हौसला देती है। मैं अपनी बहन के आगे शर्मिंदा नहीं होना चाहती। जी अम्मा, आप फिक्र ना करें। आज उम्मीद तो है कि आयत को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उसके कहने पर सफिया ताई ने इस बात में सर हिलाते हुए अपने आंसू पोंछ लिए थे। जी अम्मा, जहाँ आपने बुलाया। हाथ दुपट्टे से पोंछती हुई सुल्ताना ताई अंदर आई। अजमल अभी अभी उनका ब्लड प्रेशर चेक करके निकला था। अम्मा जहां ने उससे कहा था कि वो अपनी माँ को उनके पास भेजता जाए। इससे पहले उन्होंने उसका हाथ पकड़कर चूमा था। अजमल ने हैरानी से अम्मा जहां का चेहरा देखा। अपनी 25-26 साल जिंदगी में उसे अपने घर के किसी भी फर्द का ऐसा वालहाना इल्तफात याद नहीं था। और अम्मा जहां के हवाले से तो उनका रोब और दबदबा, सख्ती, मार डांट सब याद आती थी। हाँ, बड़े होने के बाद वो मारती तो कम थी, मगर उनका रोब इतना था कि वो सब उनकी आवाज सुनकर ही सहम जाया करती थी। तुम्हारे दिल की खुशी पूरी करने की अपनी सी कोशिश तो की है, कामयाब हो गई तो समझेंगे कि कुछ कफारा अदा हो गया हमारा। अजमल ऊँख होकर बस उनको देखता रहा। तब उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा कि अपनी माँ को भेजे। और अब सुल्ताना ताई उनके सामने थी। हम बहुत खुश नसीब रहे हैं बहू कि हमें औलाद हो या बहुएं बेहद फर्मा बरदार मिली। और तुमने तो हमारा एक बेटी की तरह ख्याल रखा। हमारी किसी अच्छाई का सिला हो तुम। बस हमारी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो तो उम्र भर एहसान मंद रहेंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी। अम्मा, आप हुक्म फरमाएं, गुनाहगार मत करें। ये एहसान वगैरह की क्या बातें करते हैं आप? वो अदब से बोली। हमारे अजमल के लिए हमने मरियम से उसकी पोती का हाथ मांगा है, तुम्हारी इजाजत के बगैर। इसलिए हमें माफ कर देना। जहां उम्र भर तुम सब पर अपनी पसंद के फैसले मुसल्लत किए हैं, वहां एक और को बर्दाश्त कर लेना। और बात है कि इस बार ये फैसला हमें दिल खुशी से हमकनार कर रहा है। जहां तक सवाल है तुम्हारी भतीजियों का, हमने अपनी बहुत सी जानने वालियों को पैगाम भेजा है कि एक दो अच्छे रिश्ते हैं हमारी नज़र में। ये वो खवातीन हैं जो हमेशा से ख्वाहिशमंद रही कि हमारे खानदान से रिश्ता जोड़ें। हम अपनी ज़ात में उलझे हुए थे उस वक्त, किसी को दरखू एतना न जाना। हालांकि वो सब रिश्ते एक से भरकर एक थे। बस हमारे अजमल की ख्वाहिश पूरी हो जाए, अब तो इससे भरकर कोई ख्वाहिश नहीं। इनमें से एक खातून तो 1-2 दिन में आने वाली हैं। अजमल ने कल बात कराई थी उनसे। मेरी खुद तसल्ली करके उनको अपने भाई की तरफ ले जाना। पानी पानी पिला दो। बहुत दिनों बाद इतनी बात की थी तो सांस फूल गया था। सुल्ताना ताई ने जल्दी से जग में से पानी गिलास में निकाला और उनको सहारा देकर सर ऊंचा किया और गिलास उनके मुंह से लगा दिया। बस 1-2 घूंट भरकर उन्होंने हाथ से आहिस्ता से गिलास दूर किया और सर तकिए पर रखकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। अम्मा, आप आज भी इस घर के हर भरे और बच्चे के बारे में फैसला करने का पूरा पूरा हक रखती हैं। सुल्ताना ताई उनके सर को दबाती हुई बोली। खुश रहो, अपनी औलाद से आंखों की ठंडक और दिल का सुकून पाओ। उन्होंने आहिस्ता से कहकर सुकून से आंखें मूंद ली थी। क्या आप सच कह रही हैं अम्मा? वो खुशी से नहाल होते हुए बोला। कुछ पल तो उसे अपनी समातों पर यकीन ही न आया था जब सुल्ताना ताई ने उसे बताया कि वो जहाँ चाहता है उसका रिश्ता वहीं ही होगा। और अम्मा जी को इस रिश्ते का कह भी चुकी हैं, वहां से हाँ का उंदिया मिलते ही चलेंगे। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा अजमल। वो बहुत संजीदा थी। हुक्म करें अम्मा, क्या बात है? वो खुशी से बेहाल होते हुए बोला। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, तुम मेरे भाई की खबरगिरी करना हरगिज नहीं छोड़ोगे। उनका बेटा नहीं है और वो बीमार है, ये बात कभी मत भूलना।
कैसी बातें करती हैं अम्मा। पाक परवरदिगार आपको ता देर सलामत रखे। और आपने कब मेरी जिम्मेदारी या खबरगिरी में कोताही या ताखीर देखी जो ऐसे कह रही हैं? वो शिकवा करते हुए बोला, नहीं, कभी कोई कोताही नहीं की, लेकिन इंसान का क्या भरोसा कि कब बदल जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला अम्मा, आप तसल्ली रखिए। मैं जानता हूँ कि वो मेरी प्यारी अम्मा के भाई हैं और बीमार हैं। मजीद ये कि इनका कोई बेटा भी नहीं है। मैं इंशाल्लाह कभी भी उनके मामले में कोई कोताही नहीं बरतूंगा। ये मेरा आपसे वादा है, वो तसल्ली देने वाले अंदाज में बोला। सुल्ताना ताई ने इस बात में सर हिला दिया। पता नहीं वो लड़की कैसी है, मुझे तो बहुत लापरवाह और खलंडर सी लग। यहाँ गुजारा कर भी पाएगी या नहीं? तुम लड़की तो पसंद करके एक तरफ हो गए, जिंदगी तो घर वालों ने गुजारनी होती है। उनके माओ वाले मखसूस तफक्कुरात और खदशात थे और अजमल मुस्कुरा दिया। मत फजूल सोचों को दिल में जगह देकर परेशान हूँ। वो अम्मा जी की पोती है, सुलझी हुई, समझदार और पढ़ी लिखी लड़की है। फिर युशरा भाभी भी तो उसी घर की है ना। देखा कितना अच्छी तरह से एडजस्ट कर गई हैं हमारे घर के माहौल में। और भी तो ये बहुत दूर की बातें हैं। अभी तो उनकी तरफ से हाँ का उंदिया मिलने का पहला और मुश्किल मरहला सर होना बाकी है। वो एक बार हो जाए तो देखिएगा सब काम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फिक्र मत करें। वो सदा से कम गो रहा था, जो आज अपना मन पसंद मौजू छिड़ा तो बोलते हुए थक ही न रहा था। ताई सुल्ताना ने उसे बगौर देखा था। क्या हुआ? उन्हें मुसलसल अपनी तरफ देखते पाकर वो झिंप गया। कुछ नहीं, वो मुस्कुरा दी। मैं माँ, मुझे तुम कोई आम लड़की ना समझो, जिस पर अगर जोर जबरदस्ती की जाएगी तो वो दब जाएगी। मेरी खुशियों की राह में कोई रुकावट बना तो मैं इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगी। मुंतहा में इतनी हिम्मत है कि वो अब्दुल मोइस के गिर्द चकराती फिर रही थी। एक आंसू उसकी आंख से निकलकर मुंतहा की कब्र की मिट्टी में जज़ब हुआ। देखो तो मुंतहा, कैसी वादा खिलाफ और बेईमान निकली तुम। सारे वादे, सारे ख्वाब दिल में समोए चुपचाप आकर कब्र में लेट गई। ऐसा ही कुछ करना था तो मेरा तो सोचा होता कि मैं अकेला क्या करूंगा। यहाँ तो मुझे भी अपने साथ ही ले आती या मुझे इन वादों, कस्मों और ख्वाबों से आजाद करके जाती जो हमने साथ मिलकर देखे थे। देखो तो मैं अब ना जी पा रहा हूँ, ना मरने की हिम्मत है मुझ में कि एक बुरी माँ के कितने ही ख्वाब मुझसे वाबस्ता हैं। उसकी कब्र पर हाथ फेरते हुए कह रहा था, एक तुम और तुम्हारी खाला दोनों ही जिद पर अड़ी हुई हैं। ना तुम मुझे अपनी यादों से आजाद करती हो और ना वो अब मजीद सब्र करने को तैयार हैं। तुम ही बताओ, मैं कैसे किसी गैर को तुम्हारी सल्तनत पर हुकूमत करने दूं? तुम्हारे पास तो मेरी हर मुश्किल का हल होता था, हर मसले को चुटकियों में हल कर दिया करती थी। तुम मेरे इस मसले को भी हल कर दो मुंतहा। मैं बहुत परेशान हूँ तुमसे और तुम्हारी यादों से मुंह फेरता हूँ तो मोहब्बत का मुजरम ठहरता हूँ और अम्मा की ख्वाहिश का एहतराम नहीं करता तो माँ की नाफरमानी जैसा गुनाह सरजद होने का डर है। बताओ मैं क्या करूँ? उससे ऐसे सवाल कर रहा था जैसे उसकी जिंदगी में अपने सामने बिठाकर बातें किया करता था, मगर कब्रिस्तान की तन्हाई में नवंबर की ठिठुरती सुबह के सवा उसके सवालों के जवाब देने वाला कोई ना था और ना ही तसल्ली देने वाला। जी बोल रही हूँ, आप कौन हजरत हैं? उसने अपने अजली मुंह फट अंदाज में रूखे लहजे में जवाब दिया और ये अंदाज और लहजा खुद ब खुद उसकी शख्सियत का अहाता कर लेता था। जब वो शाजो नादर किसी अनजान नंबर से कॉल मसूल होती थी, मगर इस बार अल्फाज मुनासिब और मुहतात थे। मुकाबिल ने आकर उसका नाम लेकर मुखातिब किया था और वो शजर इस वक्त बिरयानी और कोफ्तों में उलझी रात के खाने की तैयारी के मराहिल में थी। आयत तो थी ही मुकम्मल बेड रेस्ट पर, जबकि मोमना पर भी काम के हवाले से हाथ होला रखा जा रहा था। फिर भी वो उनकी मदद को आ ही जाया करती थी। इस वक्त वो मीठा बनाकर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख गई थी और सलाद का सामान लाउंज में ही ले गई थी, जहां अम्मा जी एक अरसे बाद अपने मामूल के मुताबिक लाउंज को आबाद कर बैठी तो उनकी मौजूदगी के बायस बाकी लोग भी अपनी अपनी मसरूफियात लेकर वहीं आन बैठते थे। दूसरी तरफ मुकाबिल ने जैसे ही अपना तारुफ कराया, वो जो दिल ही दिल में मुकाबिल की ठिकाई के लिए खुद को तैयार कर रही थी, ठुस हो गई। फरमाइए, कैसे याद किया? आंख धीमी करते हुए कहा। वो अगर आप फ्री हैं तो एक बात करनी थी आपसे। वो जरा सा हिचकिचा कर बोला। मुझसे? जी फरमाइए, मैं सुन रही हूँ। शजर को देखते हुए उसने कहा। वो इशारे से मुझसे
जी फरमाइए, मैं सुन रही हूँ। शजर को देखते हुए उसने कहा कि वो इशारे से कौन है पूछ रही थी। वो मुझे ये कहना था कि कुछ दिनों में अम्मा मेरा रिश्ता लेकर आपके यहाँ आने वाली हैं। जी? फजर के हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। आपसे इतनी दरख्वास्त है कि जब आपकी राय ली जाए तो प्लीज मुस्बत जवाब देना। वो मुल्तजी हुआ और अगर मुस्बत जवाब ना दिया तो वो अब अपने पुराने अंदाज में बोली। अब के होंकपन से अजमल ने मोबाइल कान से हटाकर देखा और फिर दोबारा कान से लगाकर बौखला कर बोला, क्यों? आपको मेरा मतलब है? क्यों मनफी जवाब देंगी? कोई कमी है मुझ में या कोई एतराज? मतलब देखिए भाई, हमें ये मतलब से कुछ लेना देना नहीं है। मैं बंदी हूँ जरा अपने मूड की मालक। मूड हुआ तो हाँ कह दूंगी, ना हुआ तो ना, सिंपल। हंसी रोकने की कोशिश करते हुए वो मुकम्मल इंजॉय करने के मूड में, और अब वो तो उसके तासुरात देखकर शजर भी उसके पास आकर मोबाइल के साथ कान लगाकर खड़ी हो गई। नहीं तो क्या मतलब? आका मूड नहीं होगा तो क्या आप ना कहकर एक शरीफ आदमी की जान से ही खेल जाएंगी? वो जैसे नाराजगी से बोला। शरीफ आदमी कौन? वो अनजान बनते हुए इंतहा पर थी। अच्छा मतलब आप नहीं भाई, मैं किसी की जान वान से खेलना पसंद नहीं करती, लेकिन इतना जरूर कर सकती हूँ कि मूड ना भी हो तब सिर्फ चुप कर जाऊं, और ये एहसान सिर्फ इसलिए होगा कि आप खुद को शरीफ आदमी समझते हैं। सिर्फ समझता नहीं हूँ फजर बीबी, मैं शरीफ आदमी हूँ भी। और एहसान करें तो पूरा करें, ना मूड हुआ या नहीं हाँ कह दें। इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, किसी को सब कुछ मिल जाएगा। उसने जैसे फजर को समझाने की कोशिश की। उसकी बात पर दोनों ने एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर कहका अंदर दबाया था। अच्छा अच्छा जी, ऐसा है कि हमारे कोफ्ते और बिरयानी हमारी राह तकते हुए आखिरी दमों पर हैं। उन पर ध्यान देकर आपकी दरख्वास्त पर गौर करेंगे। आखिर को आप शरीफ आदमी हैं। जी जी जरूर जरूर। और फजर उसका पूरा जवाब सुने बगैर मोबाइल बंद करके लूट पूट हो गई। उफ, शरीफ आदमी, कान पक गए इस लफ्ज की तकरार सुन सुनकर। तौबा है फजर, अब किसी की मोहब्बत का यूं जुलूस तो मत निकालो। शजर मुस्कुराकर बिरयानी की तरफ मुतवज्जा हुई। अजीब ही नमूना है शजर, युशरा आपे का ये देवर। एक दो बार पहले भी इसी किस्म की गुफ्तगू और हालात से पाला पड़ चुका है मेरा। तुम्हें शायद बताना भूल गई थी मैं, लेकिन ये जरूर सोचा था कि काश शजर आज मेरे साथ होती तो कितना एंजॉय करते हम दोनों। बुरी बात फजर, बहुत ही बुरी बात है। वो नमूना नहीं है, बस सादा और सच्चे बंदे हैं, और ऐसे इंसान जज्बात में भी सादा और सच्चे होते हैं। किसी मुनाफकत और खोट के बगैर जो जुबान में होता है वही दिल में आता है। एंड माइंड इट, ऐसे लोग आजकल की दुनिया में नापैद हो चुके हैं। लेकिन ऐसा बंदा अगर किस्मत आपको दान कर रही है तो उनकी कदर करनी चाहिए, उन्हें अनमोल जानकर ना के उनका मजाक उड़ाया जाए। शजर ने बिरयानी को दम लगाते हुए नासिहाना अंदाज अपनाया। ओके ओके डियर, सोचते हैं फिर इस सच्चे सादा और शरीफ आदमी के बारे में। वो फिर शरारत पर आमादा हुई, जबकि शजर ऐसे सर हिलाकर रह गई कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अभी अभी उसने नाश्ता किया था कि आज तबीयत भी कुछ बेहतर थी। सो मोमना जब नाश्ते की ट्रे वापस लेने आई तो उसने उसको कहा कि चार्जिंग पर लगा सेल उतार कर देती जाए, जो उसने सुबह उठकर लगाया था। इन 15 दिनों में उसकी तबीयत में इतने बिगाड़ और उतार चढ़ाव आए थे कि वो मोबाइल तो क्या अपना आप भी भूल गई थी। बेड ग्राउंड से टेक लगाए वो आरामदेह हालत में बैठी, मोबाइल को ऑन किया। ऑन होते ही यक्के बाद दीगरे कई नोटिफिकेशन, मैसेजेस, वॉइस नोट्स और व्हाट्सएप की टोन तो उतरे बजने लगी। सरसरी नजर सब पर डालती हुई वो झटके से सीधी हुई कि वॉइस नोटिस एक अनजान नंबर से थे। उसके दिमाग में एकदम खतरे की घंटी बजी थी। पिछले दिनों उसने फैसल के 2 नंबर ब्लॉक किए थे और उसकी छठी हिस्स ने बताया था कि हो ना हो ये अनजान नंबर भी फैसल का ही था। कांपते हाथों से उसने पहला वॉइस मैसेज ऑन किया। हाँ तो मैडम, मेरा नंबर ब्लॉक करके तुम क्या समझती हो कि मुझसे बच जाओगी? तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। और भी मान गए तुम्हारे ड्रामे बाजी को, पूरी की पूरी ड्रामा क्वीन हो तुम। मैं तुम्हें खबरदार करने आया था, उल्टा तुमने बेहोशी की एक्टिंग करके मुझे डराने की नाकाम कोशिश की। तुम्हारे इस बेहुदा बेहोशी और ड्रामेबाजी में तुम्हारे घर वाले मुतासिर हो सकते हैं, मैं नहीं। मैं अगर तुम्हें ना जानता होता तो शायद मैं भी परेशान हो ही जाता। मगर जो लड़की अपने घर की मुकर्रर करदा शादी
रुकवा कर खुद दुल्हन बन सकती है, होने वाली दुल्हन को अगवा करवा के उसके शौहर पर कब्जा कर सकती है। उसके नजदीक बेहोशी की अदाकारी करना कौन सा मुश्किल है। इसलिए मेरे सामने इस अदाकारी को छोड़ो और ये बताओ कि मेरे लिए क्या स्टेप उठाया है तुमने। वैसे तुम शायद जानती नहीं, किसी ने बताया होगा कि मैं तुम्हें मिलने हॉस्पिटल भी आया था। इरादा तफसीली मुलाकात का था, मगर तुम्हारी खुद साख्ता बीमारी का बहाना खासा तवील हो चुका था, सो मैंने अपना इरादा मुखर कर दिया था। एक नई कई वॉइस मैसेजेस थे जिनको जैसे जैसे वो सुन रही थी उसका चेहरा सफेद पड़ता जा रहा था।